नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जैसे ही बिहार के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होती है, पूरा का पूरा विपक्ष उसका विरोध करना शुरू कर देता है। ऐसा लगता है कि बिहार के अंदर इस मुद्दा विहीन चुनाव के अंदर बिहार में विपक्ष को एक नया मुद्दा मिल गया है। जैसे तेजस्वी की गिरती राजनीति में नई प्राणवायु आ गई है। उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की शह पर हमारे तथाकथित वोटरों का नाम काट रहा है। वो वोटर जो मर चुके हैं, वो वोटर जो डुप्लीकेट है, वो वोटर जो स्थानांतरित हो चुके हैं, उनका यह मानना था कि हमारे वोटर हैं और 65 लाख से ज्यादा नाम इलेक्शन कमीशन काट चुका है। लेकिन एक कहावत है ना, जहां जहां पड़े पैर संतन के वहां हुआ बंटा धार। कुछ वैसा ही हुआ। जो छोटे भैया हैं बिहार वाले, उन्होंने बड़े भैया दिल्ली वाले को फोन मिलाया, आओ साहब हमारा सहयोग करो। लेकिन वो तो कुछ और ही खेल कर रहे थे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, एक प्रेजेंटेशन दे दी और जिसके बाद पूरे के पूरा मुद्दा शीर्षासन करने लगा। जो विपक्ष को लग रहा था कि एकमात्र मुद्दा है जिसके बलबूते हम आगे जा सकते थे, वो पूरा का पूरा नलिफाई हो गया और एक माहौल बना इस देश के अंदर कि एसआईआर सिर्फ बिहार के अंदर ही नहीं बल्कि भारत के हर राज्य में होना चाहिए। और बिहार के बाद अगला चुनाव है पश्चिम बंगाल में 2026 में। और ममता बनर्जी भली भांति जानती हैं कि अगर उनके राज्य में एसआईआर होता है और उससे भी महत्वपूर्ण सही तरीके से अगर एसआईआर होता है तो कितना बड़ा नुकसान उन्हें हो सकता है। 2003 में बिहार के अंदर एसआईआर हुआ था, उसके बाद से कभी भी लालू प्रसाद यादव की सरकार वापस नहीं आई है। बंगाल में आखिरी एसआईआर 2002 के अंदर हुआ था और अगर दोबारा ये एसआईआर हो जाता है तो आप ये समझिए ममता बनर्जी के लिए स्थितियां विकटतम हो सकती हैं और इसकी तैयारी ऑलरेडी की जा चुकी है। जिस तरीके से अब काम चल रहा है, ये मानकर चलिए कि एसआईआर बंगाल में निश्चित है। और बिहार के अंदर पूरा का पूरा विपक्ष का आरोप लगा रहा था कि चुनाव से इतनी थोड़ी पहले ही आप एसआईआर क्यों करा रहे हैं, आपने पहले क्यों नहीं कराया। और पश्चिम बंगाल में आरोप लगाया जा रहा है आप चुनाव से इतना पहले एसआईआर क्यों करा रहे हैं, चुनाव के पास कराना चाहिए था। तो खैर क्या खेल चल रहा है बंगाल के अंदर। जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है उसने एक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है पश्चिम बंगाल के इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन दो होते हैं, एक राज्य स्तर पर होता है, केंद्र स्तर पर होता है। उन्होंने ये रिपोर्ट मांगी है कि 29 अगस्त तक एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करके दीजिए कि किस तरीके से एसआईआर होगी, आपकी क्या तैयारियां हैं, क्या तैयारियां आपको करनी है। और इसके लिए जो वहां का इलेक्शन कमीशन है, पश्चिम बंगाल का जो इलेक्शन कमीशन है, वहां के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं मनोज अग्रवाल, उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है 29 तारीख की दोपहर को। उन सबको बताया जाएगा कि किस तरीके से एसआईआर की एक्टिविटी होगी, आपका क्या रोल रहेगा, आपसे क्या सहयोग चाहिए। सब कुछ जो भी एसआईआर की प्रक्रिया में चाहिए होता है वो ऑलरेडी उन्हें उसके ऊपर ब्रीफ किया जाएगा। और किस तरीके से अब तैयारियां बंगाल चुनाव की हो रही हैं, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं, आप इस तरीके से समझिए कि वहां निर्धारित कर दिया गया। खैर ये और भी जगह है लेकिन बंगाल में अब ये निर्धारित है कि एक वोटर जो बूथ है, एक बूथ पे 1200 से अधिक वोटर नहीं होंगे। तो पश्चिम बंगाल के अंदर जो पहले 80,000 बूथ थे, अब वो बढ़कर 80,680 बूथ थे, वो बढ़कर अब लगभग 94,000 बूथ होने वाले, एक पे लगभग 1200 वोटर। तो इलेक्शन कमीशन पूरी तैयारी में है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर जो एसआईआर की प्रक्रिया है पहले उसे बेहतर तरीके से किया जा सके और उसके बाद जो चुनाव है उसे किस तरीके से बेहतर तरीके से कराया जा सके। लेकिन जो कंसर्न चीजें निकल कर आ रही हैं, जो चीजें बंगाल से निकल कर आ रही हैं, वो एक तरीके से बहुत ज्यादा गंभीर है। अब ये रिपोर्ट आ रही है कि जो विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं उससे पहले किस तरीके से एक इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, ना सिर्फ भारत की धरती पर बल्कि वोटर लिस्ट के अंदर, कि किस तरीके से नए फर्जी वोटर रजिस्ट्रेशंस कराए जा रहे हैं, खासकर जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं उनके आसपास। और खबर यह है, जो आंकड़ा है, एक रिपोर्ट है उसके बारे में भी बात करूंगा, और एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की गई है। वो ये कहती है कि 2024 का जो इलेक्टोरल रोल है उसमें कंजर्वेटिव फिगर के साथ, मतलब उन्होंने बिल्कुल लगाया कि न्यूनतम इतना तो है ही, लगभग 1 करोड़ से ज्यादा वोटर फर्जी हैं। वो ये रिपोर्ट दावा करती है लगभग टोटल इलेक्टोरल वोट का 13.7% वोटर जो हैं वो फर्जी हैं। और ध्यान दीजिएगा, जो बिहार में है वो 65 लाख हैं, वो 10% से भी काफी नीचे हैं, 8-9%, 8% के आसपास हैं। और यहां पर लगभग 14% है, 14.14%। यानी कि आप ये मानिए कितना ज्यादा आंकड़ा है फर्जी वोटरों का। और पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस की जीत का अंतर था,
पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर वो इससे कहीं कम था। आप समझिए किस तरीके से जो खासकर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर फर्जी खेल चलता है, वहां पर किस तरीके से फर्जी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, और उसकी जो खबर निकल कर आ रही है वो दर्शाती है कि किस तरीके से एसआईआर होना बहुत जरूरी है पश्चिम बंगाल के अंदर। और ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट तैयार की है जो आईआईएम विशाखापट्टनम के प्रोफेसर हैं मिलिंद कुमार, और एसपी जैन इंस्टीट्यूट है, बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट है दोनों, वहां पढ़ाते हैं विधु शेखर जी। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है इलेक्टोरल रोल इन्फ्लेशन इन पश्चिम बंगाल की, किस तरीके से जो पश्चिम बंगाल का इलेक्टोरल रोल है उसमें किस तरीके से एक्स्ट्रा वोट्स आ गए हैं। और वो ये दावा करती है कि जो सेंसस हुआ, जो जनगणना हुई, और उसके बाद जो सरकारी रिकॉर्ड्स हैं और जो इलेक्टोरल रोल है, जब उन तीनों चीजों को आप मैच करेंगे तो साफ दर्शा आ रहा है, समझ आ रहा है कि किस तरीके से लगभग 1 करोड़ से ज्यादा कंजर्वेटिव फिगर के साथ, साफ लिखा है रिपोर्ट के अंदर कि कंजर्वेटिव फिगर के साथ लगभग 1 करोड़ से ज्यादा फर्जी वोटर बंगाल में है, और यह आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो एसआईआर हो बहुत ही निष्पक्ष तरीके से हो। और मेरा यह मानना है कि बिना वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाए आप एक बेहतर तरीके से एसआईआर नहीं करा सकते हैं, क्योंकि एसआईआर करने वाला अधिकारी कौन, एसआईआर करने वाला है जो पश्चिम बंगाल का जो इलेक्शन कमीशन है वो कराएगा, सेंट्रल में तो नहीं जाता। और इलेक्शन कमीशन का अपना कोई वर्कफोर्स नहीं है, अपने कोई कर्मचारी नहीं है, वो क्या किसका सहयोग लेते हैं, वो सहयोग लेते हैं जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनका सहयोग लेते हैं। और वो जो वहां बीएलए बनेगा, जो वहां बीएलओ बनेगा, जो बीएलओ है वो सरकारी अधिकारी है एक तरीके से, और जो बीएलए है वो पार्टी का है। और ममता बनर्जी किसी और पार्टी के बीएलए को काम करने देगी, आप समझ सकते हो करने देगी कि नहीं करने देगी। बीएलओ है किस तरीके से वो उस पूरे के पूरे सिस्टम से निकल कर आया है, जो लगभग पिछले 14-15 साल से उस सिस्टम को तैयार किया गया, वो किस तरीके से काम करेगा। जब तक वहां पर सेंट्रली मॉनिटर्ड चीजें नहीं होंगी तो एसआईआर होगा निष्पक्ष तरीके से, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर थोड़ा सा वैसे अगर थोड़ी सी उसमें भी हुआ तो आप ये समझिए अगर ममता बनर्जी की सरकार के अंडर भी हुआ तब भी जो फर्जी वोटरों का आंकड़ा है ना बहुत बड़ा आने वाला है। और क्योंकि एसआईआर आने लगी है, एसआईआर होगा ये निश्चित है, उससे पहले खेल शुरू हो चुका है। और खेल किस तरीके से शुरू हो चुका है, खेल इस तरीके से शुरू हो चुका है कि जो पश्चिम बंगाल है उसके जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स है, और ये कोई और नहीं कह रहा, जो वहां का चीफ इलेक्शन ऑफिसर है वो ये कह रहा है कि जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं खासकर नादिया, 24 साउथ परगना, मालदा, मुर्शिदाबाद, वहां पर किस तरीके से फर्जी वोटरों का रजिस्ट्रेशन होने लगा है, एक स्पाइक आया है नए वोटर रजिस्ट्रेशन में। ये वो जिले हैं जिनके अंदर जहां पहले हर महीने लगभग 100 वोट बनती थी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर, अब 900 बन रही है, यानी कि लगभग 9 गुना अधिक वोट यहां बनने लगी है। और ये देखिए अगर ऐसा होता कुछ वोटर रजिस्ट्रेशन हो रहा होता, लोगों को लगता चुनाव आने वाला है हमें अपने वोट बनवाने हैं, वो तो हर जिले में होना चाहिए था। हो सकता है चुनाव आने वाले हैं 2 गुना हो जाता, 3 गुना हो जाता, मान लिया जाता। लेकिन जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर 9 गुना, 9 टाइम्स। और अब ये और ज्यादा सहज हो गया है जब से जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है कि भैया अब आधार भी मैंडेटरी है, आधार भी आप लगा सकते हैं। और इस देश में आधार कार्ड कितनी आसानी से बन सकता है, इस देश में राशन कार्ड कितनी आसानी से बन सकता है, पैन कार्ड कितनी आसानी से बन सकता है, ये सब जानते हैं। और आपने आधार कार्ड लगाते ही जो एसआईआर की प्रक्रिया का मूलभूत विचार था उसी को आपने नलिफाई कर दिया, और वही हो रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर। तो समझिए कि किस तरीके से कंसर्न है लोग वहां को लेकर। अब किस तरीके से जो पश्चिम बंगाल में और ममता बनर्जी की सरकार है वो किस तरीके से काम कर रही है, किसी से ढका छुपा नहीं। और एक नया आंकड़ा सामने आ रहा है, जो वहां राज्य का स्वास्थ्य विभाग है वो ये साफ साफ बता रहा है कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां जन्म प्रमाण पत्र बनने की जो दर है ना वो काफी तेजी से बढ़ रही है। उसमें बीरभूम, बांकुड़ा, उत्तर दिनाजपुर, झारग्राम, हावड़ा और जो पहले बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट बताए गए वहां काफी संख्या में जन्म प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। देखिए पूरा का पूरा किस तरीके से क्रोनोलॉजिकली ये सिंडिकेट चल रहा है। सबसे पहले आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाइए, फिर आधार कार्ड बनेगा, फिर पैन कार्ड, राशन कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट आपके तैयार हो जाएंगे। बंगाल तो बहुत दूर है, दिल्ली में तो विधायक बनवा रहे थे ना आम आदमी पार्टी के। वही होता है जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन हो गए उसके बाद आप एसआईआर कराइए, कुछ कराइए, क्या दिक्कत है। और वही हो रहा है। और जब यही कुछ करते हुए
पश्चिम बंगाल में अधिकारी पकड़े जाते हैं तो सरकार उनका संरक्षण कैसे करती है, ये दर्शाता है कि किस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम काम कर रहा है। अभी अगस्त के शुरू में जो इलेक्शन कमीशन है उसने एक सैंपल सर्वे कराया, 1% जो फॉर्म 6 जमा होते हैं ना नए वोट बनवाने के लिए, फॉर्म 6 की बाढ़ आ गई है। जो 9 गुना वोट बन रहे हैं ना, पहले एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक महीने में 100 बनते थे, अब 900 बन रहे, तो 9 गुना 9 फोल्ड नए फॉर्म 6 जमा हो रहे हैं। जब इन फॉर्म 6 का सर्वे किया गया, सिर्फ 1% फॉर्म 6 का, ऐसे एक रैंडम सर्वे करा लिया, ऑडिट करा लिया देखने के लिए कि अचानक से क्या हो रहा है, तो उसमें 5 लोग पकड़े जाते हैं। वो क्या करते हैं कि अपनी जो लॉगिन डिटेल्स है वो किसी और को दे रहे हैं। 5 लोग पकड़े जा रहे हैं। एक पकड़ा गया डेटा एंट्री ऑपरेटर, 2 पकड़े गए निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी और 2 पकड़े गए सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी। अब इलेक्शन कमीशन ये कहता है पश्चिम बंगाल सरकार को, आप इन्हें सस्पेंड कीजिए, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए। ममता सरकार सबसे पहले तो उन्हें सस्पेंड करने से मना कर देती है, पूरा प्रयास रहता है कि किसी ना किसी तरीके से उन्हें बचाया जा सके, लेकिन क्योंकि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की तरफ से दबाव था, आर्टिकल 324 उसे पावर देता है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट उसे पावर देता है 1950 का, तो पश्चिम बंगाल सरकार को दबाव में आना पड़ा और इन सबको सस्पेंड किया गया। लेकिन जो ये 4 अधिकारी है ना, डेटा एंट्री ऑपरेटर तो अलग हो गया, छोटा अधिकारी था, अधिकारी का छोटा कर्मचारी था, बाकी जो 4 हैं उनको सस्पेंड किया गया, एफआईआर अभी भी दर्ज नहीं की गई। खैर दर्ज होगी एफआईआर, इलेक्शन कमीशन चाहेगा तो एफआईआर भी दर्ज होगी, लेकिन आप समझिए अभी अपने एक एक दो अधिकारी तक पर किस तरीके से ममता बनर्जी अड़ रही हैं कि उन्हें किस तरीके से बचाया जाए, किस तरीके से ये जो पूरा का पूरा एसआईआर का माहौल है, अब ममता बनर्जी किस तरीके से कैंपेन चलाएंगी कि देखिए इलेक्शन कमीशन बीजेपी की शह पर पिछली बार नहीं हरा पाया बीजेपी, तो अभी इस बार इलेक्शन कमीशन को लेके आए हैं। बंगाली अस्मिता से इस चीज को जोड़ा जाएगा, इसे बंगाल वर्सेस दिल्ली बनाया जाएगा, और सिर्फ किस लिए कि अपने उन वोटरों को बचाने के लिए। आप ये समझिए किस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ और सिर्फ वोट बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए देश की राष्ट्रीय जो एक तरीके से सुरक्षा है उसके लिए किस तरीके से उसके सामने आकर खड़ा हो रहे। यही ममता बनर्जी सरकार है जो बीएसएफ को जमीन देने से मना कर रही थी क्योंकि फेंसिंग करना चाहती। क्यों रोक रही थी, साफ साफ दर्शा रहे हैं। खैर इलेक्शन कमीशन स्ट्रिक्ट है, अब कहां तक वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर पाएगा, कहां तक उसका सहयोग राज्य सरकार कर पाएगी, कहां तक सेंट्रल इलेक्शन कमीशन चीजों को एक्सटेंड करेगा, उसकी विल क्या है, ये तो समय बताएगा। लेकिन जो टसल है, जो ड्रामा है, जो चुनाव है, वो खुल गया है। यहां से अब आपको बंगाल में बहुत कुछ होता दिखाई देगा, और अब इसमें ईडी की भी एंट्री हो गई है। जो शिक्षक भर्ती घोटाला है उसके अंदर ईडी ने रेड डाली टीएमसी के विधायक महोदय के घर पर। विधायक महोदय दीवार कूदकर भाग गए, अपने फोन तालाब में फेंक दिए। खैर उनको भी पकड़ा गया, वो फोन भी रिट्रीव किए गए। लेकिन ये समझिए कि जिस तरीके से पिछले कम से कम जो ये 5 साल का सरकार है, इसमें आरजी कार का मेडिकल कॉलेज हो, शिक्षक भर्ती घोटाला हो, राशन घोटाला हो, जिस तरीके से ममता बनर्जी की जो इमेज थी कि भैया मैं तो क्लीन हूं, उस पर भी डेंट लगा है। अपीजमेंट पॉलिटिक्स में तो क्लीन नहीं थी, लेकिन जो पर्सनली ये माना जाता था कि ठीक है, एक इमेज थी, पीआर क्रिएट किया हुआ था, उसमें भी डेंट लग रहा है कि वो अपने मंत्रियों को नहीं रोक पाई। और ममता बनर्जी क्या हराई जा सकती है? निश्चित तौर पर हराई जा सकती है। वोट का बहुत अंतर नहीं था बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में। तो सबसे बड़ी दिक्कत थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को सुरक्षित नहीं रख पाई। वो कैसे वो विश्वास जगाएगी अपने कार्यकर्ताओं के अंदर कि 2026 में जब आप चुनाव के अंदर जाएंगे और मान लीजिए गलती से चुनाव हार जाती है भारतीय जनता पार्टी, तो वो आपकी सुरक्षा दोबारा करेगी। उन्हें तो ये डर होगा भैया पिछली बार की तरह ना हो जाए कार्यक्रम। तो बंगाल का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी 3 से 4 राज्य ऐसे हैं जिन्हें निश्चित तौर पर जीतना चाहती है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा। उड़ीसा में वो डेंट मारने में कामयाब रही, यानी पहला विकेट उसने उड़ीसा के रूप में ले लिया। अब उसका लक्ष्य है कि किस तरीके से केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल इस गढ़ को भेदा जाए, और उसमें ज्यादा आसान, फिलहाल ज्यादा बेहतर स्थिति में बंगाल के अंदर ही है बीजेपी। मेन अपोजिशन पार्टी बन चुकी है, कांग्रेस कहीं नहीं है, कम्युनिस्ट कहीं नहीं है, लेकिन
जो ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत है, वो जो 25-30% का वोट शेयर है जहां से वो शुरू करती है, भैया इतना परसेंट वोट तो उसको आएगा ही, बाकी उसे 10-15% और लाना है। अगर उसमें से एसआईआर ढंग से होता है और वो वोट परसेंटेज पे बीजेपी, या कहें कानूनी रूप से कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्शन कमीशन उस फर्जी वोटर को, लगभग 14% के कंजर्वेटिव फिगर वाले वोटर को हटा देती है, तो आप समझिए चुनाव खुल जाएगा। तो बीजेपी को बहुत बेहतर तरीके से ना ही से चुनावी प्रबंधन करना है, और उससे ज्यादा बेहतर तरीके से जो एसआईआर की प्रक्रिया है इसको पूर्ण करना है इलेक्शन कमीशन को, तब जाकर निष्पक्ष तौर पर पश्चिम बंगाल में एक चुनाव हो सकता है। उसके बाद कोई जीते कोई हारे वो अलग चीज है, लेकिन उससे जरूरी है कि फर्जी वोटर वो उस लिस्ट से गायब होना चाहिए, मैक्सिमम सैनिटाइजेशन होना चाहिए, तब जाकर समझ आएगा कि जो पश्चिम बंगाल के अंदर डेमोग्राफी चेंज हो रही है, डेमोग्राफी इज डेस्टिनी वाली जो स्थिति है, तब उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण रोल होगा। और एक बार फ्लड गेट खुल जाते हैं पश्चिम बंगाल के, वहां से वो जो आ रहा है ना बांग्लादेशी, वो कहीं भी जा सकता है। आपको उसे कंटेन करना है, उसे रोकना है। और ध्यान दीजिएगा, पिछले 3 साल में मात्र 2700 बांग्लादेशी डिपोर्ट किए गए हैं पश्चिम बंगाल से, वो भी वो जो बॉर्डर पे पकड़ लिए गए। अंदर आ गया उसके बाद तो स्थिति आप भूल जाइए। इसलिए बहुत जरूरी है बंगाल को कंटेन करना, क्योंकि हमेशा बड़े साम्राज्य तब गिरे हैं जब गेट अंदर से खुले हैं, और भारत का एंट्री पॉइंट फिलहाल जो गेट है वो पश्चिम बंगाल है, उसमें ताला मारना बहुत जरूरी है। इसलिए आने वाला चुनाव शायद पिछले सभी चुनावों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। खैर, इसके ऊपर जो भी डेवलपमेंट आता रहेगा हम आपके बीच लाते रहेंगे। आप सबसे एक और रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल 50,000 के सब्सक्राइबर बेस से बस थोड़ा ही दूर है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा और आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने सहयोगियों से, अपने दोस्तों से, अपने परिवारजनों से भी इसे सब्सक्राइब कराना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।